हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं एक सवाल है जो मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं। चाहे वो ऑफलाइन में हो, चाहे ऑनलाइन में हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या मेल है, बहुत सारे साधन हैं जिन पे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने ये ब्रांच ले ली है, कोई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह कोई नाम लेकर के, और मुझे सीएस नहीं मिला। अब बताइए सर मेरा क्या होगा, क्या करें सर, मजबूरी है। देखो बच्चों, मुझे एक इस सवाल के बदले आपसे एक सवाल पूछना है। ये बताइए कि आप बीटेक क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद क्या है बीटेक करने का? आप बीबीए क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बीएससी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बीटेक ही क्यों कर रहे हैं? चॉइस तो बहुत सारी है, सिर्फ बीटेक ही क्यों? तो जरा गंभीरता से बैठ करके, इतने समझदार हो गए हो आप सब लोग, जरा सोचना कि आपकी बीटेक करने की, आपकी बीटेक की तैयारी करने के पीछे का मूल कारण क्या था। क्या आपकी रुचि थी? अगर रुचि होती तो पहले दिन से आपको इतनी जानकारी होती। अगर आपकी बीटेक के बारे में सच में इतनी जानकारी थी तो उस जानकारी में आपको पहले दिन से क्लियर होता है कि आपको सिविल करना है, आपको मैकेनिकल करना है, आपको सीएस करना है, आपको इलेक्ट्रिकल करना है। पहले दिन से आपको जानकारी होती। लेकिन होता क्या है अधिकतर केस में, हम जब बीटेक की डिग्री कर रहे हैं, आप जब बीटेक की डिग्री कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है एक सामाजिक भेड़चाल, एक सामाजिक दबाव, एक सामाजिक एक इफ़ेक्ट बना हुआ है कि भाई मैथ्स से, अगर आपने इंटरमीडिएट मैथ्स से किया है और आपके अच्छे नंबर हैं, नहीं क्या हुआ, सपने देखनी चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, सब छोटे सपने देखने पाप हैं। ऐसे बहुत सारे कोट हैं जो तैर रहे हैं मीडिया में, और आपने अपने लिए चुनाव कर लिया कि मुझे बीटेक की तैयारी करनी है। आपके पिताजी ने कहा, भाई आपको घर के लोगों ने कहा आपको बीटेक की तैयारी करनी है, आप लग गए तैयारी करने में। आईआईटी के लिए आप परेशान रहे, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तमाम तरह के स्ट्रगल के थ्रू आज आप बीटेक में आ गए, या सीधे ही आपने 12th पास किया और बीटेक में आपने एडमिशन ले लिया, बिल्कुल नर्सरी एडमिशन की तरह से, बिना किसी परीक्षा को दिए हुए, जैसा कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। अब यहाँ पर फिर आप उसी समाज में एक बात तैर रही थी कि भाई सीएस कर लो तो नौकरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत सारी कहानियाँ हैं कि सुंदर पिचाई जो है आज करोड़ों के घर में रहते हैं, सत्या नडेला हैं, और बहुत सारे लोग हैं। उदाहरण की कमी तो है नहीं, आप गूगल पर सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। और आप ने मान लिया कि सीएस एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने के बाद हम पारस बन जाएंगे, जिस चीज़ को छुएंगे उसको हम सोना बना देंगे। सच में ऐसी रियलिटी है क्या? मार्केट भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि इस सबको कंट्रोल करता है। तो उस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ पर ये वीडियो में बना रहा हूँ। और जैसे ये है कि माई ब्रांच इज़, मेरे जो ब्रांच है वो तो भाई मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ईसी है। तो अब मैं क्या करूँ? मेरे सामने क्या कोई चारा रह चुका है? अब मैं सीएससी नहीं मिला मुझे, तो अब क्या ख़त्म हो गई लाइफ मेरी, या अब मैं क्या करूँगा? तो जवाब जो है इसको जानने के लिए मैं, कहानी क्या है, हमारे साथ गुजरी हुई भारत की कहानी है, और उसके बारे में आप जान जाओगे तो खुद ही इस सवाल का जवाब या इससे जुड़े हुए सवालों के बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। आई होप, मेरा उम्मीद है। देखो, ऐसा था कि भारत की अपनी राजनीतिक समझ रही है, एक राजनीतिक स्थितियाँ यहाँ पर रही हैं। एक समय ऐसा था जब भारत ग्लोबलाइजेशन के दौर से नहीं गुजरा था। उसके इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी बाहरी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के अपने रिस्ट्रिक्शंस थे, तमाम तरह के नियम थे। भारत के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको काम करने के बहुत सारे नियम था, एकाधिकार था वहाँ पर सरकार का। लेकिन धीरे धीरे जब भारत की जो मुद्रा है, भारत की जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो जब कम होने लगा, एक क्रिटिकल वैल्यू से कम हो गया, तो भारत को पूरे विश्व के लिए खुलना पड़ा, ओपन होना पड़ा। और फिर वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो किया। और वो किया था उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे। वो जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने ये कदम उठाया और भारत खुल गया विश्व के दुनिया के लिए। दुनिया का इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगा, दुनिया के लोग भारत में आने लगे, भारत में विकास होना शुरू हो गया। सरकार अब मेन प्लेयर नहीं रही, सरकार के अलावा भी और भी लोग थे जो कि वहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकते थे। इसमें अडानी हो गए, अंबानी हो गए, रिलायंस कंपनी हो गई, ऐसे टाटा हो गया, विप्रो, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपने आप को वहाँ पर इन्वॉल्व किया। क्या किया? सड़कें बननी शुरू हुई, प्लांट सिटी, जैसे आप गुड़गांव सुनते हैं, नोएडा सुनते हैं, ये सब उसी ज़माने की थी। ऐसे शहर जो कि प्लानिंग के साथ बनते थे। सड़कें कहाँ बनेंगी, कहाँ सीवेज सिस्टम होगा, किस तरह के प्लॉट होंगे, स्क्वायर प्लॉट होंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट होंगे, ये सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पर डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, ये एक वहाँ पर एक प्लानिंग शुरू हो गई, तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ओपन हो गया 1900 से 1993 के बीच में।
ठीक है। उसके बाद जो है ये इस डेवलपमेंट के बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आई, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने बहुत सारे एम्प्लॉय रखने शुरू किए। बहुत सारे एम्प्लॉइयों में सिविल इंजीनियर्स की मांग बहुत ज़्यादा हो गई, मैकेनिकल इंजीनियर्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी, और ये सब कोर ब्रांचेस थी। तो उस 1990 और 93 के दौरान तेज़ी से पूरे भारत में इंजीनियर्स की मांग बढ़ी, क्योंकि उससे पहले उस तरह का खपत नहीं थी, कम थी। तो जो थे आईआईटीज़ वगैरह बना रहे थे। ये वो दौर था जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे, ना के बराबर थे, केवल आरईसीज थे, वो भी संख्या में कम थे, आईआईटी थे, रुड़की, ये सब थे। तो इंजीनियरिंग को जो कि खपत नहीं थी, इसलिए उतने ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर, उतनी संस्थानें नहीं थी। जब ये दौर गुजरा शुरू हुआ तो खपत बढ़ी, ऐसे टेक्निकल लोगों की ज़रूरत महसूस हुई जो कि सड़कों को, रेलवे ट्रैक को, प्लान सिटी को बनाने में अपना योगदान दे सके। तो सिविल इंजीनियर्स बहुत तेज़ी से बढ़े, मैकेनिकल इंजीनियर बहुत तेज़ी से बढ़े। जब इस तरह के शहर बनते हैं तो पावर रिसोर्सेज को जनरेट करना, मैनेज करना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लगने शुरू हुए। रेलों का भी मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हुआ, बहुत कुछ होना शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के आरईसीज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुए। साउथ में भी कुछ तरह के प्राइवेट कॉलेजेस भी शुरू हुए, और आने वाले 7 सालों में करीब 2000 आते आते तक भारत सरकार ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने की अनुमति दे दी विद सर्टेन रूल्स, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलने शुरू हुए, क्योंकि सरकार अपने आप में पूरी मांग मतलब उसको पूरा करने लायक नहीं सक्षम थी, तो उसने प्राइवेट लोगों को भी उसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दौर वो था जब अभी भी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि यही तो थे जो उस पूरे डेवलपमेंट के आधार को संभाले हुए थे। समय बढ़ता गया, पोर्ट्स बने, बहुत सारा कुछ हुआ, समय बीतता गया, और 2005 तक आते आते धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें जो थी ये कंप्यूटराइज होना शुरू हो गई। जो मैनुअल था, चाहे रेलवे में मैनुअल होते थे, टिकट बुक, वो सब होने लगे, कंप्यूटराइज सिस्टम होना शुरू हो गया। कैड वगैरह डिज़ाइनिंग शुरू हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनी, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर्स थे, वो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग मॉडल, ये सब शुरू होना शुरू हुए। और भारत में भी तेज़ी से चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई। कंप्यूटर की शिक्षा में पूरी दुनिया में विकास हुआ, भारत ने भी उस विकास को अपनाया। आईआईटीज़ में सेपरेट डिपार्टमेंट डेवलप होने शुरू हो गए। कंप्यूटर साइंस है आईआईटी कानपुर से लेकर के खड़गपुर और मद्रास वगैरह में। तो धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस का ग्रोथ होना शुरू हुआ। लेकिन कंप्यूटर साइंस का जब ग्रोथ शुरू हुआ तो उस समय क्या था कि टेक्निकल बेस्ड, मतलब सॉफ्टवेयर के बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के काम शुरू हो रहे थे। वो अभी भी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड थे, बहुत ही कंसाइज थे, तो आम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, आम बच्चे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। तो होता क्या था कि 2000 तक जो लोग आईआईटी में टॉप करते थे वो मैकेनिकल लेते थे, वो इलेक्ट्रिकल लेते थे, वो सिविल लेते थे। कंप्यूटर साइंस में कोई नहीं जाता था। लो रैंक के जो लोग होते थे वो कंप्यूटर साइंस में कह सकते हो जाते थे, या जिसकी चॉइस है तो चॉइस की बात हो गई, वो हो गई, क्योंकि उसमें उसका विकास नहीं था, उसकी तरफ पैसा नहीं था। जो मैं कहना चाहूँ, पैसा नहीं था। तो क्या हुआ था उस दौरान, जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो मोर स्किल्ड पर्सनस की आवश्यकता हुई, चाहे पोर्ट्स, रोड, सिटीज़ को बनाने में हो, ऑयल सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल रिफाइनरीज में इलेक्ट्रिकल सेटअप बनाने के लिए, पावर सेटअप बनाने के लिए, प्लान सिटी के अंदर डैम्स, रिवर रिकन्स्ट्रक्शन, रीलिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो डिमांड जो थी वो मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, और कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें बढ़ रही थी। कोर ब्रांचेस की तरह से बात थी, इलेक्ट्रिकल, नॉन सर्किटल दोनों तरह के थे। 2000 तक आते आते धीरे धीरे सर्विस सेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया। सर्विस सेक्टर मतलब जहां हम सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो गई, बूम आना शुरू हो गया। आपको शायद मालूम होगा कि यूट्यूब जो था वो 2005 में आया था। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, एक लंबा समय ऐसा था कि यूट्यूब था ही नहीं। 2005 में यूट्यूब आया, और ऐसा नहीं कि यूट्यूब आते ही उसको छा गया था। यूट्यूब वॉज जस्ट अ वेबसाइट, बिकॉज लोगों के पास नेट ही नहीं था। ऑफिसेज में, लेबोरेटरीज में लोग नेट लेते थे, घर में तो नेट होना तो एक सपने की ऐसी बात थी। और 2010-15 तक आते आते यूट्यूब ने अपने आप को अपना रफ्तार पकड़ा है। मैं ये कहूँगा 2015 से 12-15 से यूट्यूब ने अपना रफ्तार पकड़ा है। तो सर्विस सेक्टर डेवलप होना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स, CDMA फ़ोन, फिर और तरह के फ़ोन आने शुरू हुए, मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए,
हुए, नेटवर्क की आवश्यकता हुई, लिंक होने के BSNL वगैरह आया, फिर कंप्यूटर्स आने शुरू हुए, महंगे थे कंप्यूटर, धीरे धीरे लैपटॉप के सिस्टम पे आना शुरू हुआ, अफोर्डेबिलिटी बढ़ने लगी, डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, न्यू टूल्स, वेबसाइट्स, शादी.com, बहुत कुछ आना शुरू हुआ। और ये एक ऐसा समय था जब डिमांड बीच बीच में अप डाउन होती रही, सिलिकॉन वैली बनी, क्रैश हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो कोर था वो डेवलप हो रहा था। आप समझो कोर जो है हमेशा अभी भी मेन ट्रस्ट उनका कोर पे था। फिर समय आता है 2009 से लेकर 2012 तक, जब खेल एकदम से बदला। खेल इस तरह से बदला कि एकदम से ई-कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और शादी.com, अगेन बहुत कुछ जो ऑनलाइन फॉर्म भरना हो गया, ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो गया, यूनिवर्सिटीज़ अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने लगी, बैंकिंग के एग्ज़ाम ऑनलाइन होने शुरू हो गए थे, जो रेलवे जो पहले अलग अलग बैंक अपने कराते थे वो कंबाइंड एक बैंक अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया, हर चीज़ें ऑनलाइन होनी शुरू हो गई, ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन समथिंग। अब क्या हुआ, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के डेवलपमेंट की आवश्यकता हुई, सरकार में भी और प्राइवेट संस्थानों में भी। इस समय ये समय था जब फेसबुक अभी नहीं आया था, फेसबुक वॉज ऑरकुट जैसा चल रहा था, फेसबुक अभी 2012 तक नहीं, लेकिन वो डेवलप हो रहा था, अमेजन डेवलप हो रहा था, फेसबुक डेवलप हो रहा था, उससे जुड़ी संस्थाएं डेवलप हो रही थी, ई-कॉमर्स सेक्टर डेवलप हो रहा था, और इतनी तेज़ी से सब डेवलप हुआ कि रातों रात पिछले 8 सालों में जितनी मांग थी वो 10, 20, 50 गुना बढ़ गई। जबकि रेल बढ़ने की संख्या वैसे ही रही, शहरों के बनने की संख्या वैसे ही रही, वही कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि सरकार इतना पैसा, जितनी तेज़ी से सेक्टर्स ई-कॉमर्स डेवलप हो रहे थे उतनी तेज़ी से ज़मीन थोड़ी बढ़ रही थी, वो नहीं बढ़ रहा था। क्लाउड सिस्टम की तरह, क्लाउड तो इनफाइनाइट सिस्टम जैसे उस तरह से ज़मीन तो नहीं थी, वो सब था। हाँ, यहाँ पर हमारे सरकार की अपनी कुछ प्रतिबद्धताएँ भी थी, प्रतिबाधाएँ थी, उसके पास GDP का इशू था, पॉलिसी लेवल पे चीज़ों को मैनेज करने के इशू थे। तो हुआ क्या, तेज़ी से मांग बढ़ी, हर किसी को ऑनलाइन होना था, हर बिजनेस को ऑनलाइन होना था, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, उसके लिए मेंटेनेंस स्टाफ चाहिए, उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए, उसके लिए सिस्टम चाहिए। लोग अब कंप्यूटर खरीद पा रहे थे, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही थी, तो उनको कंप्यूटर बनाने वाले लोग चाहिए, उसको मेंटेन करने वाले लोग चाहिए, उनको मनोरंजन के लिए वीडियो गेम चाहिए, उनको मनोरंजन के लिए अब वेबसाइट केवल मनोरंजन, अब केवल इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई और उस हिसाब से मांग शुरू हुई, तो उसकी वजह से कोर तो वैसे वैसा रहा। अब ये बिल्कुल वैसा है कि पहले ये कोर थी लाइन और उसके सामने CSC थी, कोर अपनी ही बड़ी लाइन है। अब कोर की लाइन ये थी, पहले कंप्यूटर साइंस ये था, अब समय के साथ साथ कंप्यूटर साइंस बढ़ना शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि कोर की लाइन घट गई, लेकिन कोर की लाइन अब कंप्यूटर साइंस की लाइन से छोटी दिखने लगी और ऐसा लगा कि कोर में तो अब कोई डिमांड है ही नहीं। धीरे धीरे सब कुछ आना शुरू हो गया, एवरीथिंग बिकम कोडिंग, कोडर्स, कोड डेवलपर, लैंग्वेजेस, ये सब मार्केट बन गई। लेकिन सबसे खास बात ये है कि कोडिंग, आज की डेट में कोडिंग इज नॉट समथिंग जो केवल कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाला ही सीख सकता है। सबसे खास बात, अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो और इसकी वजह से आप बहुत अच्छे कोडर बन जाओगे, तो ये सही नहीं है, ये भ्रम है। कोडिंग कोई भी सीख सकता है, जो कोई सोच सकता है वो कोडिंग सीख सकता है, अगर आपके अंदर लॉजिकल सोचने की क्षमता है। लॉजिकल सोचने का मतलब है, हाँ भाई, अगर मैं अपने मित्र के घर गया, जो मैंने गया, उसके बाद वो मिला तो मैं उसको ये सामान दे दूंगा, अगर नहीं मिला, यस और नो का ऑप्शन आया, मिला तो सामान दे दूंगा, नहीं मिला तो सामान वापस लेकर के आ जाऊंगा, घर आऊंगा, फ़ोन करूंगा, अगर वो अगले दिन भी मित्र अपने घर पे नहीं मिला तो सामान अपने पास रखूंगा, तीसरी बार फ़ोन करूंगा, अगर वो अपनी जगह पे फिर नहीं मिला तो इस सामान को मैं वापस इसकी जगह पे भेज दूंगा, जिस कंपनी से आया वहाँ भेज दूंगा। एक सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं। इफ़ फर्स्ट स्टेप follow yes or no, then second step will follow yes or no, then third step will follow yes or no, then last step will be followed। इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। सिस्टमैटिक सोचना अगर आपने नहीं सीखा है तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, कुछ ना कुछ फ्लॉ रह जाएगा, कोई बग जैसा रह जाएगा, कहीं से वो स्टक हो जाएगा। तो ये तो कोई भी कर सकता है। लैंग्वेजेस की जहाँ तक बात है, लैंग्वेजेस कोई इतना अब वो उस तरह का लैंग्वेज है नहीं, आप चाहे रूबी लो, चाहे जो भी पाइथन लो, ये सब लैंग्वेजेस और अच्छे से अच्छे यूजर फ्रेंडली होनी शुरू हो रही हैं। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स सिस्टम जब हम लोग करते थे तो लाइनेक्स सिस्टम मतलब भयानक था, कमांड बेस्ड, हर चीज़ कमांड बेस्ड। आज देखो, अगर आप उबंटू यूज कर रहे हो, मिंट यूज कर रहे हो, लाइनेक्स सिस्टम यूज कर रहे हो, तो वो बिल्कुल वैसे ही कुछ काम कर रहे हैं जैसे कि आपका वर्ड विंडो काम कर रहा है, वैसे ही इवन
वायरस से फ्री भी हैं वो काफ़ी हद तक। आप कहते हो सर लाइनक्स में वर्ड फाइलें नहीं अच्छे से खुलती, एक्सेल नहीं खुलता, गूगल ने उसका ऑप्शन दे दिया। वो अपने अपने वेबसाइट, अपने मेल पर आपको अपनी जो पूरा कलेक्शन है उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल देता है, जो किसी भी लिहाज से विंडो से कम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो इस तरह से अब CSC, इट इज़ ट्रू दैट CSC में जिस तरह से, कंप्यूटर साइंस में जिस तरह से कंपनियां आई हैं और उन कंपनियों के पास जिस तरह से पैसा आया है ऐप डेवलपमेंट के थ्रू, ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप इज जस्ट एन ऐप है, वेबसाइट है, जो भी है, उसने जितना पैसा मार्केटिंग से कमाया है तो वो उस तरह से उसी प्रोपोर्शन में अपना पैसा खर्च भी करता है अपने लोगों पर। ऑब्वियस सी बात है, इतना पैसा आपको पुल बनाने वाले इंजीनियर नहीं पाएंगे, इतना पैसा सड़क बनाने वाले इंजीनियर नहीं पाएंगे, इतना पैसा सिटी को स्मार्ट सिटी, प्लान सिटी बनाने वाले नहीं पाएंगे। दिस इज अ फैक्ट। तो सिर्फ अगर पैसे के लिए ही आप कर रहे थे, आपका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य पैसा ही कमाना था, तो बच्चों बीटेक करना कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। ये देख लो, इतिहास उठा के देख लो, बहुत पैसे वाले लोगों में अधिकतर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, इसको सोच लो। ठीक है, आपको एलॉन मस्क दिख रहा है भाई स्टैनफोर्ड से किया था, लेकिन अगर आप 100 अरबपतियों की संख्या उठा के देखो तो क्या 100 में से सब एलॉन मस्क या बिल गेट्स कितने पढ़े लिखे नहीं हैं? दे हैव अ वेरी नॉर्मल, वेरी डिसेंट बैकग्राउंड। तो अगर आपका लक्ष्य मात्र पैसा कमाना था तो मेरे ख्याल से जो पढ़ने पढ़ाने का रास्ता है ये कुछ लंबा रास्ता चुन लिया गया है। और अगर आपका लक्ष्य है अपने काम, आपने किसी तरह काम चुन रखा है, अपने आप के लिए किसी तरह से डिसाइड कर रखा है, देन फ्रस्ट्रेट मत हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर ईश्वर को मानते हो तो इस बात को मानो, तुम जहाँ हो वहीं के लिए बनाए गए थे। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उस जगह पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ अ ह्यूमन पर्पस। ये होता है वो जहाँ हो वहाँ अपना बेस्ट करे। वो कहाँ जाएगा वो एक एल्गोरिदम का हिस्सा है, वो वहाँ पहुँच जाएगा। सबका प्रारब्ध, सबकी परिणति, सबकी तय है, एक तरह से आप कह सकते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक एवरी प्रोग्राम एज एन एंड, वैसा ही कुछ है। तो आप एल्गोरिदम की तरह से मानो दुनिया को, तो बहुत सारे तनाव से आप बच जाओगे। हर चीज़ के अपने ऊपर ब्लेम मत करो कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। तुम जहाँ तुमको जाना था आज तुम वहाँ हो, अब यहाँ तो अपना बेस्ट करो। चलिए फिर अब क्या हुआ, अदर सेक्टर्स में भी स्लो डाउन हुआ, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे भी लेवल पे कुछ फेलियर हुए, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स जो थे वो भी इस तरफ नहीं आए, इंटरेस्ट ऑफ पीपल भी वैसा ही रहा, ग्लोबल फ्लो भी वैसा रहा कि धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस और उससे जुड़े हुए डिजिटल प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी। लेकिन आप समझ लीजिए पिछले 12 सालों से हम मान सकते हैं कि ये ऐसा समय है जहाँ पर इस तरह की ग्रोथ है। लेकिन आने वाला समय, अब हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, जो कंप्यूटिंग की हम बातें कर रहे हैं, इसका पीक है, ये मैक्सिमाइज है। अब ये समय है और भी फील्डों को ग्रो करने के, क्योंकि कंप्यूटर अब हर जगह ऐड होगा। एक खास बात ये है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़े हो तो आप कोडिंग में कंफर्टेबल होगे, बिल्कुल होगे। लेकिन कोडिंग आज की डेट में एक मैकेनिकल इंजीनियर भी सीख सकता है। तो अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर कोडिंग सीख रहा है, इसका मतलब उसने कंप्यूटर साइंस की जो सबसे बड़ी आत्मा थी वो तो उसने पकड़ ली। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला सोचे कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ कर सकता है तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। वो सोचे, एक कंप्यूटर इंजीनियर सोचे कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हीट एंड मास ट्रांसफ़र सिस्टम को समझ ले, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे उसको, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स, एडवांस थर्मोडायनेमिक्स का बैकग्राउंड, फ्लूइड डायनेमिक्स का बैकग्राउंड, बहुत सारा बैकग्राउंड बना करके वो हीट एंड मास ट्रांसफ़र की तरफ पहुंच पाएगा। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कंप्यूटर साइंस की आत्मा यानी कोडिंग को सीखना कंपेरेटिवली आसान है, लेकिन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आत्मा यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, एडवांस थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये सब सीखना बहुत मुश्किल हो कंपेरेटिवली। तो कोर वालों के साथ हमेशा इस बात का एडवांटेज होगा, चूँकि कोर हैं तो जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रेंथ अलग तरह की होगी। उनके पास उस तरह की, अगर पैसा नहीं है तो उनके पास उस तरह का एक मनोबल तो उनको रखना ही पड़ेगा अपने पास। चलिए कुछ हैं फील्ड जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। मैनी न्यू फील्ड्स आर इन द प्ले ग्राउंड टू चैलेंज द कंप्यूटर साइंस। बहुत सारी नई फील्ड हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हैं जो इस प्ले ग्राउंड में हैं और कंप्यूटर साइंस को चैलेंज कर रही हैं। जैसे न्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
इसके लिए क्योंकि ये आज से 20 साल पहले की, 10 साल पहले की, 50 साल पहले की मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आज की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसमें काफ़ी अंतर आ चुका है, क्योंकि तब की दुनिया के चैलेंज और आज की दुनिया के चैलेंजों में भी ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। आपको किस तरह की स्किल चाहिए एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए? यू मस्ट लव मैथ्स। मोहब्बत अगर नहीं है गणित से और गणित से आपको बहुत सख्त नफ़रत है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं हो। मान लो इस बात को, हर नगमा हर साज पर नहीं गाया जा सकता, राग भैरवी को हम तबले पे नहीं बजा सकते, 3 ताल हम सितार पे नहीं गा सकते। कुछ नगमे, कुछ धुन, कुछ स्वर सिर्फ कुछ खास साजों के लिए ही होते हैं। तबला, सारंगी, सितार इन सब के लिए होते हैं। यही इनकी अपनी अपनी अस्तित्व होने का कारण भी है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ हर जगह प्ले कर सकते हो, कर भी लोगे तो वो कुछ बड़ा ही बेढब सा लगेगा। तो यू मस्ट लव मैथ। गणित तो आपको प्यार होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल गणित चाहिए आपको, कुछ एडवांस किस्म की अलजेब्रा और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी और उस तरह की, वो सब नहीं चाहिए। एक डिसेंट तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। न्यूटोनियन टाइप की मैकेनिक्स है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोगों को आनी चाहिए। न्यूटोनियन टाइप की मैकेनिक्स में जहाँ आप काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हो, डायनामिक्स के बारे में बात कर रहे हो, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे तो वहाँ आपको तमाम तरह के ऑटोमोबाइल के फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। आप ऑटोमोबाइल में कितनी तेज़ पिकअप हो, इंजन में कितना थ्रस्ट जनरेट होगी, आपकी कार कितनी तेज़ पिकअप करे, उसकी डिज़ाइन कैसी हो कि जब वो तेज़ हवा में चले तो उड़ न जाए पीछे से, उसकी एरोडायनेमिक्स कैसी हो, उसके ऊपर से हवा का फ्लो कैसा हो, फ्लूइड कैसे उसके अंदर से फ्लो करे, आप जो उसके अंदर लुब्रिकेंट डाल रहे हो, जिसको उसके इंजन को ठंडा करने डाल रहे हो, उसके अंदर क्या नैनो पार्टिकल भेजे जा सकते हैं, नैनो पार्टिकल क्या फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, क्या इंजन के अंदर पेट्रोल के अंदर जो कन्वेक्शन करंट फ्लो करती हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या उसके अंदर एक खास तरह का रिएजेंट मिला करके हम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, 3 स्ट्रोक को 6 स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट कर सकते हैं, गाड़ी बहुत भारी ना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं ऐसे जो आपको काइनेमेटिकली डील करने पड़ते हैं, स्टैटिकली डील करने पड़ते हैं। तो यू मस्ट नो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यू शुड लव न्यूटोनियन मैकेनिक्स और गुड नॉलेज ऑफ मैटलैब। ऐसा नहीं कि वहाँ प्रोग्रामिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस में सारी प्रोग्रामिंग है, मैकेनिकल में प्रोग्रामिंग नहीं है। आपको मैटलैब आना चाहिए, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस आनी चाहिए, आपको मैपल आना चाहिए। अगर ये सब सीख लोगे तो बहुमूल्य हो जाओगे, ऐसे व्यक्ति बन जाओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो आप मतलब हर कोई आपको अपने यहाँ अपने साथ रखना चाहेगा, नॉलेजेबल बन जाओगे। वो बहुत ज़रूरी है। स्कोप क्या है? गवर्नमेंट जॉब हमेशा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगों के लिए खुली है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मैं कहूँगा बच्चों, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना। आप चाहे एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के थ्रू जाओ, चाहे रेलवे बोर्ड आरआरबी के थ्रू आप जूनियर इंजीनियर में जाओ, चाहे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जाओ, चाहे आप पीएसयूज़ में जाना चाहो, आपके लिए हमेशा गेट को आपको देना है। गेट के थ्रू आप इन सभी जगहों पर अपने आप को जा सकते हो, मास्टर्स की तरफ ले जा सकते हो। बहुत सारी जो नई फील्ड जनरेट हो रही हैं उनकी तरफ अपने आप को रखो, नई नई चीज़ों को सीखो, ज़्यादा सीखो। जब अगर आपको मालूम है कि आपके फेवर में समय उस तरह से नहीं जितना कंप्यूटर साइंस वालों के फेवर में है, तो अगर आपके फेवर में समय नहीं है तो आपको क्या करना है? सचेत रहना है, थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होना है, थोड़ा ज़्यादा अपने आप पे सख्त रहना है, अपने प्रति थोड़ी सख्ती रखनी है, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। डिज़ाइन एंड अच्छा एक चीज़ और है, आईआईटी जेई वगैरह के जो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा मार्केट है आज के डेट में। तो ये देखा गया है कि अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस में, खासतौर पे फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको मिलेंगे जो या तो मैकेनिकल इंजीनियर है, आपको मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर मिलेंगे क्योंकि इतना न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा लेते हैं कि वो आपको मिल जाएंगे। या कुछ होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे क्योंकि वहाँ भी इतनी सारे मैथ न्यूमेरिकल्स लगते हैं कि वो कहते भैया इससे अच्छा तो हम आईआईटी के कोचिंग पढ़ा लें, इतने न्यूमेरिकल वहाँ नहीं लगाने पड़ेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस रहता है। तो आप आईआईटी जेई इस तरह कोचिंग है या नीट फिजिक्स की कोचिंग है, इन सब में आप अपने आप को एज अ कैरियर
आप देख सकते हैं अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं। डिज़ाइन एंड एनालिसिस, आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ऑटोमेशन वगैरह में है, आप हर चीज़ ऑटोमेटिक होने वाली, ऑटोमेटेड होने वाली, ऑटोमेशन के लिए आपको करना है। पावर प्लांट में आपको यहाँ पर रोजगार के अवसर होते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री, आप देख लो टेस्ला ने एरोस्पेस इंडस्ट्री खड़ी की है। अब ये धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेंड होने वाला है। दुनिया भर के बड़े देश इस एरोस्पेस इंडस्ट्री को एज अ पैरामीटर बनाएंगे अपनी ग्रोथ के तरह से। जैसे भारत में इसरो है, इसरो एक सरकारी संस्था है, सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड, उसके द्वारा उसके द्वारा रेगुलेटेड संस्था है। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पर आएंगे एरोस्पेस सेक्टर में, वहाँ पर भी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको मिल सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो आने वाले समय क्रांति है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप सब लोग देख चुके हो। अब धीरे धीरे सरकार और पूरे विश्व में ऐसी योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं, जहाँ पर ये जो हमारे पास अभी गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल पर चलती है, फजाइल फ्यूल पर चलती हैं, वो सब किस में कन्वर्ट होने वाली, वो सब कन्वर्ट होने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर या हाइड्रोजन पावर पर। इस सब पे उनका कन्वर्जन होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एकदम से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाइड्रोजन फ्यूल पर जो ट्रांजिशन होगा आने वाले 5-10 सालों में, उसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो एक बहुमूल्य वहाँ पर रहेंगे। रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आज के समय का ज्ञान है। आपको इन सबको इनकी तरफ बढ़ना है अपने आप को। जैसे रोबोटिक्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनका कॉम्बिनेशन होता है। एक रोबोट बनाते हो तो किस तरह से उसके हाथ पैर मूव कर रहे हैं, किस तरह से सर्किट काम कर रहा है, किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू बोल रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सबका एक तरह का अमलगमेशन होता है। तब जाकर के आप एक रोबोटिक में आप अपना हाथ आजमाते हो। मैकेट्रॉनिक्स है, इन सब में क्या है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सर्किट्स हैं और मैकेनिकल मोशन है, उनके थ्रू आप ये सारी कुछ परफॉर्मेंस देते हो। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा ब्रांच है जो कि मतलब ये तो भविष्य है हमारा। हम आज की डेट में आप देखते होगे बहुत सारे घरों पर ऊपर वो घरों के ऊपर पैनल लगे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब वो सरकार से मिलने वाली बिजली से ही अपने घर को रोशन नहीं कर रहे हैं, वो रोशनी ला रहे हैं अपने घर के ऊपर लगे हुए सोलर सिस्टम से। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े सेक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये आज की डेट में इस तरह के सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। उन जगहों पर जहां बिजली नहीं जा सकती, आज हम वहां स्वास्थ्य सेवाएं, वहां ऑपरेशन थिएटर सेटअप कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं सोलर सिस्टम के द्वारा। एक समय था गांव के दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं कर सकता था प्राथमिक केंद्र में या उस तरह की जगहों पर डॉक्टर, क्योंकि उसके पास ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेट करने के लिए बिजली ही नहीं थी, सोर्सेज ही नहीं थे। क्या करता, खंबे से बिजली आएगी तब होगा। आज वो इमरजेंसी सेक्टर में एक इमरजेंसी सिचुएशन में वो इस तरह का एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। कम से कम मरीज को एक शुरुआती राहत दे करके उसको आगे की तरफ रिफ़र कर सकता है। मेडिकल सेक्टर को सपोर्ट करता हुआ सीधे, ये तो मेडिकल सेक्टर है। इस तरह से आप बिजली से आप एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म कर सकते हो, वहाँ पर बिजली पहुँचा सकते हो जहाँ बच्चे लालटेन में आज भी पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ है जो हम इससे कर सकते हैं। दूर दराज के गाँवों में लोग सोलर पैनल से अब नलकूप चला रहे हैं, बिजली की मोटर चला रहे हैं, जिससे कि ज़मीन से पानी निकाल पा रहे हैं। सिंचाई की अलग तरह की स्थिति वहाँ पर बन रही है, वरना वहाँ बिजली नहीं थी तो लोग नहरों और इस सब के ऊपर डिपेंडेंट थे और बड़ा ही मुश्किल समय था। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आप एक नया भविष्य देख सकते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इसके अलावा डिसैलिनेशन सिस्टम होता है, सोलर प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट होते हैं, विंड एनर्जी कैसे यूज की जाए, जियोथर्मल एनर्जी कैसे यूज की जाए। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को इसमें लगने की आवश्यकता है। आप एक सोलर पैनल मैनेजर बन सकते हो, आप ऐसे सेक्टर के मैनेजर बन सकते हो, आप उसमें एक डेवलपर की तरह से काम कर सकते हो। एक मेंटेनेंस सर्विस बिजनेस, आप मेंटेनेंस सर्विस पूरा सेक्टर वहाँ पे खड़ा हो रहा है। आप उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हुए बेहतर विकल्प सुझा सकते हो। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो, यहाँ दे रहे हैं लोग। सो आपको बस देखो बच्चों, एक चीज़ सोचो, एक चीज़ समझे रहो, यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर फील्ड। ज्ञान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नॉलेज विजडम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास एक विजडम है, आपके पास एक ऐसा ज्ञान है जिसको कि आपने अपने पढ़ाई से, अपनी मेहनत से रात दिन लगा के काम डेवलप किया है, उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर फील्ड, यू मस्ट नो इट, आपके पास ये होना ही चाहिए।
देखो, अब मैं कुछ डार्क एक रियलिटी है जो मैं आपसे बात करूं, जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं और डिफ़िकल्टी लेवल है। डिफ़िकल्टी लेवल इन सेंस कि एक मैकेनिकल इंजीनियर कोर का जो व्यक्ति होता है कैसे वहाँ पर महसूस करता है। जैसे आप अगर आईआईटी में है तो आईआईटी प्रोफेसर जब आप कहते हैं ना, तो आईआईटी प्रोफेसर पहले दिन आपसे कहता है बधाई हो बच्चों, तुम लोग नहीं जान रहे होगे तुम लोग ने किस ब्रांच को चुना है। सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है और सबसे रिप्यूटेड ब्रांच है। अगर हम कहें कि एक कम्युनिटी है जहाँ पर तमाम तरह के इंजीनियर हैं, तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरों का रिपुटेशन हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिस तरह की नॉलेज, जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की एफिशिएंसी उनकी होती है, जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट उनका होता है विषय में, वैसा कम ही सब्जेक्टों के साथ होता है। तो बाकी जो कम सब्जेक्ट वाले हैं वो उनको इज्जत देते हैं। तो वहाँ डिफ़िकल्टी लेवल मैं कहूँगा सब्जेक्ट बेस्ड है, आपके एफर्ट बेस्ड है, तो डबल स्टार है डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि वहाँ सिलेबस बहुत अच्छा होता है, फैकल्टी डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। कोर टीम, जो कोर कंपनियाँ होती हैं प्लेसमेंट के लिए, वो आईआईटीज़ ज़रूर जाती हैं, खासतौर पे जो कोर आईआईटीज़ वहाँ ज़रूर जाती हैं। लार्सन टुब्रो हो गया है या एलएनटी हो गए हैं या इस तरह के जो कंपनियाँ हैं वो ख़ास तौर पर जाती हैं। तो जो कोर कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा देती हैं, वो डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियर्स को लेने के लिए उनकी पहली और सुपर चॉइस जो होती है वो आईआईटीज़ होते हैं, और ख़ास तौर पे कोर आईआईटीज़ होते हैं। तो डिफ़िकल्टी वहाँ उतना नहीं है। अगर आपको आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन। उसके बाद आते हैं एनआईटीज़। एनआईटीज़ में क्या होता है, एनआईटीज़ में भी कुछ एनआईटी तो बहुत अच्छे हैं, कुछ एनआईटीज़ में काफ़ी अच्छा है, खासतौर पर जो कोर एनआईटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो काफ़ी पुराने हैं। वहाँ पर भी आपको अबव एवरेज फैकल्टी मेम्बर्स मिल जाएंगे, ऐसे भी फैकल्टी मेम्बर मिल जाएंगे जिनमें काफ़ी कुछ होंगे जो आईआईटी लेवल के होंगे, बट वो नहीं है वहाँ पर, वो एनआईटी में है अपने कारणों की वजह से। आपको वहाँ पर भी कोर प्लेसमेंट की कंपनियाँ मिल जाएंगी जो आईआईटीज़ के बाद उनका सेकंड प्रेफरेंस एनआईटीज़ होता है, या फिर कई बार तो कुछ एनआईटीज़ हैं जो कि कुछ पुरानी आईआईटीज़ खड़गपुर जैसे रुड़की वगैरह से ऊपर कुछ एनआईटीज़ भी आती हैं जहाँ लोग जाते हैं। रुड़की खैर सिविल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आप कुछ अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे हर प्रदेश में अपने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्रदेश में अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्न यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ जाती है, 3.5 स्टार मैंने इसको दिया है, क्योंकि फैकल्टी थोड़ा सा एवरेज हो जाते हैं। एवरेज इन सेंस की मैनेजमेंट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी इश्यूज़ होने लगते हैं वहाँ पर। तो फैकल्टी का जो प्रेफरेंस होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको हो सकता है ऐसी फैकल्टी मिले जो शायद उतना ज़्यादा अपडेटेड ना हो, या उतनी ज़्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व ना हो, या उतना ज़्यादा उनका पर्सपेक्टिव ओपन ना हो जितना एनआईटी या आईआईटीज़ का होता है। और सिलेबस भी कई बार उस स्तर का नहीं होता या उतनी तेज़ी से अपडेट नहीं हो रहा होता है। और कंपनियां बहुत कोर कंपनियां तो यहाँ मैकेनिकल की नहीं आती, लेकिन ठीक ठाक सी रह जाती हैं, तो आपको कई बार एक ठीक ठाक सा ऑप्शन वहाँ मिल जाता है। दिक्कत होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे टीचर्स की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सिलेबस भी वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, सिलेबस अडॉप्ट भी कर लिए हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करवा पा रहे हैं, क्योंकि टीचर भी वहाँ बस वैसे ही हैं कुछ मतलब आप क्या कहें उसमें। और ऐसी जगहों पे तो एडमिशन लेने जाते हो तो वही लोग कहते हैं कि भैया इससे अच्छा तुम सीएस में एडमिशन ले लो कम से कम, क्योंकि यहाँ वो कंपनियाँ कहाँ जाएंगी, उनको मालूम है कि यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ हैं, और हम एक कोर में ऐसा आदमी रख लेंगे तो हमारे लिए क्या दिक्कत होगी, तो इसलिए उनके लिए दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरह के इस सिचुएशन में हो, इस तरह के अननोन किस्म के प्राइवेट कॉलेज में हो, तो आपकी मुश्किलें एज ए मैकेनिकल इंजीनियर सच में हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। कुछ सब्ज खाब दिखा देने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी आप भी जानते हो, समझदार हो सबके बारे में। अगर आप कहते हो कि अब मैं क्या करूँ सर, मैं तो एक प्राइवेट कॉलेज का हूँ, ऐसा प्राइवेट कॉलेज जो कि कोई जानता भी नहीं, क्षेत्रीय लेवल का है, तो भाई मैं कहूँगा बेटा ऐसा है, अगर आप ऐसे हो, बेटा बेटी जो भी आप सुन रहे हो, तो टारगेट करो सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम को, आप टारगेट करो आरआरबी को, आप टारगेट करो एसएससी जेई को, या आप और अगर बैंकिंग वगैरह का ऑप्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप कहो कि नहीं हमें इंजीनियरिंग ही करनी है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सोच सकते हो, आपको समय मिलेगा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। आपके सिलेबस मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपको थोड़ा समय मिलेगा, आप एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ों को भी देख सकते हो, अपनी ओन अपने बारे में कुछ सोच सकते हो, अपने सेटअप बनाने के बारे में सोच सकते हो। स्टार्ट टू लर्न कोडिंग, और एक चीज़ और है, आप कोडिंग सीखना शुरू कर दो, कोडिंग अपने लेवल पे सीखना शुरू कर दो, जो कि ज़रूरी है आपके लिए। आप पाइथन है या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सीख लो, ताकि आप अगर आपके यूनिवर्सिटी में
कोई ऐसी कंपनी आ रही है जो कि है कोडिंग वगैरह पे काम करती है, उन्हीं को सिलेक्ट कर रही है, तो वो भी जानती है कि सीएस के लिए ही कोडिंग। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीएस वाले ही कोडिंग कर पाते हैं, वो भी जानते हैं। तो वो कोडिंग राउंड देख रहे हैं और आपसे एज अ आपको भी वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे फील्ड के हो तो आपका एक नज़रिया अलग तरह से होगा। सो इफ़ यू नो बेसिक कोडिंग देन मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी कहते हैं ठीक है, आपको भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ अच्छी आदतें अपने लिए डेवलप करो। ये तो एक सबके लिए है कि अपने हेल्थ को इशू रखो, नशा में ना पड़ो, मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो इस समय, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अंदर से आदमी खोखला कर देती हैं। वो आपके पूरे एकेडमिक कैरियर को ध्वस्त कर देती हैं। क्योंकि चाहे आप बहुत सारा गांजा भांग पी करके पड़े रहोगे तो वैसे दिमाग में खुमारी रहेगी, और मोहब्बत में भी आप दिन भर रात भर अपना रिप्लाई और उसी चक्कर में पड़े हो तो वो भी खुमारी में रह जाओगे। बहुत सारे लोग इसी में बर्बाद हो जाते हैं, तो वो भी थोड़ा बच के रहो इससे भी। और और फिजिक्स और मैथ, ये दो ऐसे ब्रांचेज जिनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो, उनकी किताबों को पढ़ना शुरू करो, समय बिताओ उसके साथ। याद रखो टाइम तो आएगा, लेकिन तैयारी रखनी है। मतलब एक समय ऐसा जरूर होगा जब आप कहोगे भाई अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन जब वो आएगा तब तक के लिए आपको तैयार रखना है। तो मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हो, सबसे पहले बहुत बधाई, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी फील्ड में एंटर कर चुके हो। और रही बात आगे क्या होगा, तो जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा होने के लिए ही हो रहा है, ये याद रखना। कुछ खराब कोई नहीं करता, ईश्वर बहुत दयालु है। आप भले उनकी पूजा पाठ करो ना करो, आप नास्तिक हो आस्तिक हो जो भी हो, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो किसी का भला किसी का बुरा करने के लिए कुछ नहीं करते। उनका एक पर्पज होता है भलाई के लिए। हम बुरा होता हुआ हम देखते हैं तब जब हम खुद ही अपने तरफ से हाथ पैर मार के उसको ख़राब कर देते हैं। सो डू योर बेस्ट जहाँ हो। आप भविष्य नहीं बदल सकते हो, आप भूतकाल कुछ नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अभी अपना वर्तमान जो है उसको सबसे अच्छा कर सकते हो, सबसे बेस्ट कर सकते हो, और वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और फिर हम आपसे फिर आगे की बातें करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।